हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि आप सभी को पता है ये हमारा पार्टनरशिप वीक चल रहा है। इस वीक में हमने टारगेट करना है कि पार्टनरशिप टॉपिक जो आपका है उसे हमने कंप्लीट कर सके। तो उसका आज पार्ट नंबर 4 है जिसमें हम बात करेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन हमने 3 पार्ट पढ़ लिए हैं जिसमें हमने उसके बेसिक के बारे में बात किया था, और जो आपकी लास्ट वीडियो थी 3rd पार्ट थी उसमें हमने बात किया था योर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। होप कि आप सभी को वो क्लियर होगा। ये आपको कुछ मैंने क्वेश्चन दिया था, इसका आंसर मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने, मैक्सिमम क्या 90% स्टूडेंट्स ने सही आंसर दिया था। तो एक बार इसका आंसर बता देता हूं। देखो गाइस, ये क्या कह रहा है, वनीला ड्रॉज 5000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयरली। हाफ ईयरली क्या होता है, 6 मंथ्स का गैप। ठीक है, तो एक साल में कितने 6 महीने हुए, 2 6 महीने हुए। तो टोटल उसने पैसा कितना निकाला, 5000 इंटू 2 10,000। टोटल ड्रॉइंग कितनी होगी, 10,000। 10,000 इंटू 4% करना था क्योंकि 4% बोला हुआ है, और उन्होंने बोला है बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर। तो बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर आपका होता है 9 मंथ्स, 9/12। तो ऐसे आपने इसे सॉल्व करना था, आपका आंसर 300 आ जाता है। तो ये आपका आंसर था। तो 9 की मैंने आपको बताया था, ये आपका टेबल मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, इधर से आप देख सकते हो, और इसकी मैंने ट्रिक भी आपको बता दी है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आज अपने टॉपिक की, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, हमारा इधर अकाउंटेंसी का सिलेबस पूरा कंप्लीट है। जो न्यूली एडिट टॉपिक है वो भी मैं पढ़ा चुका हूं। तो जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखे तो आप सिंपल सर्च कर सकते हो, या मैंने आपको ऊपर प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है। अराउंड 100 की वीडियोस उधर होने वाली है, 100 वीडियोस होने वाली है, तो आप उधर से वो देख सकते हो। अब हम बात करते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, देखो इस वर्ड का क्या मतलब हुआ, इंग्लिश वर्ड है, कोई आपका अकाउंटिंग टर्म नहीं है ये। रिकॉन्स्टिट्यूट, री का मतलब इंग्लिश में होता है फिर से, यही होता है ना, फिर से कॉन्स्टिट्यूट करना। कॉन्स्टिट्यूट का मतलब हो गया बनाना। किसको बनाना, फिर से बनाना पार्टनरशिप को। ठीक है, इसका क्या मतलब हो गया, फिर से बनाना पार्टनरशिप को। तो फिर से बनाना पार्टनरशिप किन किन तरीकों से हो सकती है, तो ये रहे आपके डिफरेंट मोड्स ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो जो भी बच्चे बुक कंसल्ट कर रहे हैं, उनके जिनके पास भी 12th क्लास की अकाउंटेंसी की बुक है, वो देखेंगे उनका एक चैप्टर होगा चेंज इन रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, सेकंड टॉपिक होगा एडमिशन ऑफ पार्टनर, थर्ड चैप्टर होगा रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर। ये 3 चैप्टर अलग अलग है, लेकिन इन सभी को हम इकट्ठे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपको मैंने बता दिया रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप किन किन जरियों से हो सकती है। तो आपका आंसर होना चाहिए सर, जब एग्जिस्टिंग पार्टनर में रेशियो चेंज हो जाए। अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूं होता क्या है। सेकंड केस आपका होता है जब नया पार्टनर कोई एडमिट होए। थर्ड वो बोलता है जब कोई पार्टनर रिटायर या डेथ उसकी हो जाए। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, हमारी टर्म क्या आज का, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। री का क्या मतलब होता है, फिर से, मतलब आपके बीच में पार्टनरशिप पहले की थी। हम एग्जांपल लेते हैं, 3 पार्टनर थे, एक मिस्टर ए हैं, एक मिस्टर बी हैं, एक मिस्टर सी हैं। 3 पहले के पार्टनर थे। ठीक है, इनकी अच्छी खासी पार्टनरशिप चल रही थी। अब ये क्या करते थे, अपने बीच में प्रॉफिट ट्रांसफर कैसे करते थे, 3:2:1। ये रेशो है। रेशो क्या कहता है, रेशो कहता है, देखो इनका प्लस करो, 3 + 2 + 1। अगला जो मेरा लेक्चर रहेगा ना वो कोई 40-50 मिनट्स का बनने वाला है, जो कल मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड करूंगा, उसमें हमने ये रेशो ही पूरी कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, आज के लेक्चर में कैलकुलेशन ऑफ रेशो नहीं रखी, कल के लेक्चर में पूरा मैं आपको सिखाऊंगा रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी इधर आप बेसिक समझ लो क्या बात होती है। होता क्या है, एक होती है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मतलब प्रॉफिट को कैसे बांटा जाएगा। तो वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपकी डीड में पहले की होती है। डीड मैंने आपको बताया था, डीड क्या होता है सर, आपने बताया था एग्रीमेंट होता है। तो ए, बी और सी में एग्रीमेंट हुआ कि हमें जब भी प्रॉफिट होगा तो 3 रुपए ए कहता मैं लूंगा, बी कहता 2 रुपए मैं लूंगा, सी बोलता 1 रुपए मैं लूंगा। मतलब कि जब भी इन्हें 6 रुपए का प्रॉफिट होगा, ठीक है, 3 + 2 + 1 कितना होता है, 6 होता है ना, तभी मैंने 6 रुपए लिया। जब भी इन्हें 6 रुपए का प्रॉफिट होगा तो 3 रुपए ए लेगा, बी कितने लेगा, 2 रुपए लेगा, सी कितने लेगा, 1 रुपए लेगा।
इसके कहने का मतलब ये होता है रेशो का। ठीक है, अब मैं बात करता हूं, अगर मैं बोलूं प्रॉफिट मुझे होता है 24 रुपीज का, ठीक है, मुझे टोटल प्रॉफिट हुआ 24 रुपीज का, तो ए ने क्या करना है, 3 रुपए लेने हैं हर 6 रुपए में से, तो इसकी रेशो क्या हो जाएगी 24 इंटू 3/6, 6 1 जार 4 जार 4 3 जार 12, मतलब ए को 12 रुपए मिल जाएंगे, बी को कितने मिलेंगे 24 इंटू इसकी रेशो कितनी है 2/6, ठीक है, 4 2 जार 8, 8 रुपए मिल जाएंगे बी को। इस प्रकार हम रेशियो निकालते हैं। ठीक है, आपको बस ये रेशियो पता होनी चाहिए। फिर से मैं बता देता हूं, ए बी सी, इनकी रेशियो है 3 2 1, तो इसके अपॉन 6 कर दो, अपॉन 6 कर दो, अपॉन 6 कर दो। सी की शेयर कितना है 1/6, बी का शेयर कितना है 2/6, ए का शेयर कितना है 3/6। अब क्या होता है, ये तो अभी आपकी पार्टनरशिप कॉन्स्टिट्यूट हो गई। अब जैसे इंसान का मन विचलित होते रहता है, चेंज होते रहता है, वैसे ही पार्टनरशिप में भी कभी इनका मन करता है चेंजेस लाने का, तो उन्हीं चेंजेस को हम बोलेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो पहली चेंज आप कैसे ला सकते हो, चेंज इन रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। पहली चेंज आप कैसे ला सकते हो, आपके बीच में जो पहले की रेशियो है उसमें चेंज लाना। पहले की रेशियो कितनी थी, अभी मैंने आपको बताया ए बी सी 3:2:1, यही रेशियो थी। अब क्या हुआ, काम तो चलते जा रहा था, चलते जा रहा था, चलते जा रहा था, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, 10 साल हो गए। ए जो था, अब आप कहोगे सर ए ही क्यों ज्यादा पैसे ले रहा है, वो उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है। हो सकता है कि ए ज्यादा काम करता हो बी और सी से, हो सकता है कि ए ने ज्यादा कैपिटल लगाई हो, वो उनकी बात है, हम इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं देंगे। उन्होंने एग्रीमेंट में लिखा है, उनका कोई होगा अंदर की बात, तो वो उनकी रेशो है। ठीक है, ये आपकी होगी ओल्ड रेशो। अब क्या हुआ, इनका मन हुआ चेंज, विचलित हुआ, वो कहते हैं हमने ये रेशो नहीं रखनी। तीनों मान गए, जब तीनों राजी है तो हम क्या करेंगे, ठीक है, जो पार्टनर्स है वही सब राजी हैं, तो हम एज ए थर्ड पर्सन आउटसाइडर कुछ नहीं कर सकते। अब क्या कहते, ए बी सी कहते हैं कि अब हमने रेशो रखनी है इक्वल। देखो जब भी वर्ड इक्वल आएगा तो आपने लिख देना है 1:1:1, मतलब जब भी प्रॉफिट होगा 1 रुपया इसको दे दो, 1 इसको दे दो, 1 इसको दे दो। ठीक है, इक्वल का ये मतलब होता है। पहले क्या ले रहे थे, 6 रुपए में से 3 रुपए ये ले लेता था, 2 रुपए ये लेता था, 1 रुपए ये लेता था। अब 3 रुपए में 1 रुपया ये, 1 रुपया ये, 1 रुपया ये, 6 रुपए में 2 ये, 2 ये, 2 ये, मतलब इक्वल हो गया। अब क्या हुआ, इनके बीच में रिलेशन भी चेंज हो गया। पहले इनमें रिलेशन क्या था 3:1, अब इनके बीच में रिलेशन क्या है 1:1:1। तो इसके कारण क्या होता है, आपने क्या किया, अपनी डीड में चेंज किया, चेंजेस लाई। जब भी आप अपनी डीड में कोई चेंज लाओगे उसको हम बोलेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। जो आपकी पुरानी पार्टनरशिप थी, पुरानी पार्टनरशिप क्या थी 3:1, ये होगी खत्म, ये एग्रीमेंट हो गया खत्म। अब आपने नया एग्रीमेंट लाया, क्या एग्रीमेंट लाया 1:1:1, तो इसको हम बोलेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। और कौन सा केस है ये, अभी चेंज इन रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। ठीक है, सेकंड पार्ट आपका बोलता है एडमिशन ऑफ पार्टनर। पार्टनर को जब आप एडमिट करते हो, ठीक है, अब क्या होता है, देखो पार्टनरशिप असली में पार्टनरशिप बिजनेस बना क्यों। देखो हर एक इंसान के पास लिमिटेड रिसोर्सेज है। अब मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करने जाऊंगा, मेरे पास आप कितने एक्सपेक्ट कर सकते हो, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़, ज्यादा मनी तो नहीं होगी। ये तो मैंने अभी 3 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ भी बड़ा ज्यादा बोल दिया, इतना पैसा भी नहीं है। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, लिमिटेड है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ है, तो मैं 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं। ऐसा तो नहीं है कि मैं 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर दूं, 3 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर दूं, ऐसा नहीं कर सकता ना मैं। तो इधर से ही पार्टनरशिप वर्ड का उत्पन्न हुआ। पार्टनरशिप क्या था, तू अपने साथ एक और इंसान जोड़ ले। मैंने अपना एक कजन साथ में जोड़ लिया या अपना एक फ्रेंड साथ में जोड़ लिया, अब 1 करोड़ उसने भी लगा लिया। अब कैपिटल कितनी होगी हमारी 2 करोड़ होगी ना। तो पार्टनरशिप असली में बना क्यों, इधर क्या हुआ, हमारी जो सोल प्रोप्राइटरशिप थी, सिंगल ओनरशिप थी, उसमें हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे।
लेकिन पार्टनरशिप में आप कह सकते हो आपके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेस हो गए, आप अपने साथ और लोग जोड़ते जाओ और पैसे जोड़ते जाओ। ठीक है, तो इधर क्या हुआ, आपने जब कभी नए पार्टनर को एडमिट करोगे, एग्जाम्पल लेते हैं इसी की, हम पहले 3 पार्टनर थे, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, इनकी रेशियो थी 3:1। अब क्या हुआ, इनका अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था। अब जब भी कोई बिजनेस करता है, बिजनेस आप पहला मोटिव आपका होता है प्रॉफिट कमाना, और साथ में ही दूसरा मोटिव आपका होता है ग्रोथ भी करना, आगे भी बढ़ना। ये नहीं कि पहले साल भी 1 लाख रुपया कमाया, दूसरे साल भी 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख एंड सो ऑन। हम क्या सोचते हैं, हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे डेवलप करेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ग्रो करेंगे। ठीक है, हर एक बिजनेसमैन यही चाहता है, कोई बिजनेसमैन ऐसा नहीं चाहता कि जहां से मैंने स्टार्ट किया था मैं उधर ही रुका रहूं। अब क्या हुआ, इन्हें पैसों की जरूरत पड़ी। इन्हें जब पैसों की जरूरत पड़ी, ए के पास भी कोई पैसा नहीं बचा, बी के पास भी नहीं है, सी के पास भी नहीं है, तो इन्होंने क्यों सोचा, क्यों ना हम अपने एक और दोस्त को ऐड ऑन कर लें, एक और पार्टनर को ऐड ऑन कर लें। वो था मिस्टर डी, डी को भी इन्होंने ऐड ऑन कर लिया। पहले पार्टनर थे 3, अब पार्टनर है 4। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल इनकी रेशियो हो गई 3:1 और डी को भी इन्होंने 1 दे दिया। पहले कितना था, 3:1। ठीक है, चलो 2 मिनट में इसे करेक्ट करता हूं एक बारी। पहले इनकी रेशियो क्या थी, पहले इनकी रेशियो थी सर आपने बोला 3:1। अब क्या हुआ, डी आया तो इनकी रेशियो हो गई 2:1:1। ठीक है, इनकी ये ओल्ड रेशियो थी, ये न्यू रेशियो थी। अब देखो आप, आपकी इधर रेशियो चेंज हो गई, कुछ की सेम ही रही, कुछ की अलग भी हुई, जैसे इसकी अलग होगी। ठीक है, पहले बेचारा 6 रुपए में 3 रुपए लेता था, अब 6 रुपए का जब प्रॉफिट होगा तो इसे 2 रुपए ही मिलेंगे, ऑब्वियस बात है, इसे नुकसान हुआ। इससे क्या हुआ, एक नया एग्रीमेंट बनेगा। जब भी आप नया पार्टनर एडमिट करोगे, आपके बीच में नया एग्रीमेंट बनेगा। नया एग्रीमेंट बनने का मतलब रिकॉन्स्टिट्यूट करना, तो ये दूसरा केस हो गया, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। थर्ड बोलते हैं रिटायरमेंट। अब एक स्टेज हर एक की लाइफ में ऐसा आता है जब वो कहता है कि हाँ जी ली मैंने अपनी लाइफ जितनी मैंने जीनी थी, या आप कह सकते हो उसकी डेथ भी। ये दोनों केसेस 95% सेम है, 5% का डिफरेंस है, वो आगे मैं करा दूंगा, आपने दोनों को सेम ही समझना है। ठीक है, तो हुआ क्या, अब पार्टनर क्या होता है, वो थक जाता है। वो कहता है कि मैंने जितना कमाना था अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ जितनी जीनी थी मैंने जी ली, अब मैं इंजॉय करना चाहता हूं। एक स्टेज हर एक की लाइफ में ऐसा आता है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल पहले के पार्टनर थे ए बी सी, 3:1 इनकी रेशियो थी। सी कहता मैं अब रिटायरमेंट लेना चाहता हूं, मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मेरे से काम नहीं होता, तो इस सी को बाहर निकाल दो, इनकी रेशियो होगी 3:2। अब भी आपकी रेशियो चेंज हो गई। ठीक है, अब रेशियो चेंज हो गई है ना, तो इसमें भी क्या हुआ, नया एग्रीमेंट बनेगा। नया एग्रीमेंट बनने का मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, फिर से नई पार्टनरशिप स्टार्ट होगी। पहले हमारी पार्टनरशिप थी ए बी सी की, अब पार्टनरशिप सिर्फ है ए और बी की। सी बेचारा तो रिटायर हो गया। तो ये 3 केसेस ऐसे थे जिसमें आपकी पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट होती है। क्या मतलब, फिर से बनती है इन 3 केसेस में। होप की क्लियर होगा। अगर आपको इधर से एमसीक्यू आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द केसेस फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, तो उधर आपका आंसर होना चाहिए चेंज इन रेशियो भी जब आप करोगे तब भी आपकी पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट हुई, एडमिशन की तब भी आपकी रिकॉन्स्टिट्यूट हुई, रिटायरमेंट हुआ तब भी आपकी क्या हुआ, पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट हुई। ये तीनों आपको चैप्टर के अलग अलग नाम मिलेंगे अगर आप बुक कंसल्ट कर रहे हो, तो मैं इन तीनों चैप्टर को इकट्ठे पढ़ाऊंगा, आपको सब कुछ क्लियर कराऊंगा, घबराओ मत। अब क्या होता है, एग्रीमेंट आप ऐसे नहीं चेंज कर सकते। आपने चेंज तो कर दिया, अब कुछ आपके ऊपर लाइबिलिटीज है, कुछ आपके ऊपर टेंशन है, तो आपको कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे तब जाकर आप ये रिकॉन्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो रिकॉन्स्टिट्यूट जब आप करते हो तो सबसे पहला काम आपने करना है, किसी भी इंसान को नुकसान हो रहा है उसमें, तो उसे कंपनसेट करो।
और आपके जितने भी एसेट्स और लाइबिलिटी हैं उससे उसकी गिनती फिर से की जाएगी। ठीक है, फिर से मैं बता देता हूं, जब भी आप पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट करोगे, सो द नीड अराइज फॉर कंपनसेट टू द लूजिंग पार्टनर, जिस पार्टनर को नुकसान हो रहा है उसे कंपनसेट करो, और साथ में आपके जितने भी एसेट्स हैं, जितनी भी लाइबिलिटी हैं, उसे फिर से गिनो, फिर से उसकी गिनती करो। तो ये थी कुछ आपके नीड्स ड्यू टू रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब बात आती है लूजिंग पार्टनर को हमने कंपनसेट क्यों करना, क्यों भाई, क्यों नहीं करना कंपनसेट? आप खुद ही बताओ, पहले 3 पार्टनर थे ए बी सी, वो एक कंपनी चलाते हैं और उस कंपनी का इतना ज्यादा नाम हो गया है, इतना ज्यादा नाम हो गया है, और अब चौथा पार्टनर आ रहा है डी, वो सीधे प्रॉफिट में बैठ जाएगा। देखो, जब भी आप कभी बिजनेस स्टार्ट करते हो, खुद एज ए बिजनेसमैन सोचना है अपने इस टाइम पे, समझ लो आप एक बिजनेसमैन हो, आपने जब बिजनेस अपना स्टार्ट करोगे, ठीक है, ये तो नहीं है कि जब आपका स्टार्टिंग फेज होता है आपको स्टार्टिंग में ही प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्टिंग में क्या होता है, आपको अपने लोगों को, अपने कस्टमर्स को खींचना है, बुलाना है, हाँ मेरे पास आओ, मेरे पास ऐसा प्रोडक्ट मिलता है। स्टार्टिंग में आपको बड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या पता आपको लॉस भी झेलना पड़े, तो झेलना पड़ता है बिजनेस में। ठीक है, प्रॉफिट अगर आपने कमाना है तो आपने लॉन्ग रन के लिए सोचना है। तो क्या हुआ, अब तो एबीसी ने बड़ी मेहनत करके 10 साल हो गए, इन्होंने 10 साल बड़ी ज्यादा मेहनत करके इतना बड़ा नाम बना लिया, समझ लो केएफसी का उसने नाम बना लिया। केएफसी का नाम है ना अच्छा खासा। अब जो मिस्टर डी है सीधे केएफसी में आ जाए, उसे कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़े, तो उसका हक बनता है ये जो एबीसी ने मेहनत की हुई है पिछले 10 सालों की, उन्हें उसका शेयर दिया जाए। जिन्हें इसका नुकसान हो रहा है उन्हें इसका शेयर दिया जाए। ठीक है, कोई सीधे प्रॉफिट, आपका प्रॉफिट हो रहा है, आप उसको सीधे गद्दी पे ऐसे बिठा दो, तो ऐसी आप कह सकते हो इंसाफ नहीं है, ना इंसाफी होगी उस इंसान के साथ। इन बेचारों ने इतनी मेहनत की और सीधे डी आ गया प्रॉफिट लेने। ठीक है, और सेकंड केस आपका आता है रीवैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। देखो, ये जो है कंपनसेट द लूजिंग पार्टनर, ये हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं रीवैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, मतलब कि रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या डिस्कस करना है हमने? रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब क्या होता है, जब जब हम पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे, हम एक अकाउंट बनाएंगे और उस अकाउंट का नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। री का मतलब फिर से, वैल्यूएशन मतलब वैल्यू करना। अब हो सकता है आपने देखो, मैंने आपको क्या बोला, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या है? पुरानी पार्टनरशिप खत्म होगी, नई पार्टनरशिप स्टार्ट होगी। पुरानी खत्म कर रहे हो तो अब नई में आपके नए एसेट्स होंगे, नई लाइबिलिटीज होंगी। उधर हमने सही सही एसेट्स दिखाने, कहीं सही सही लाइबिलिटीज दिखानी है। हो सकता है आपकी एक मशीन थी पुरानी बैलेंस शीट में, पुरानी बैलेंस शीट में एक मशीन थी 1 लाख की। अब हो सकता है कि क्या पता उसकी वैल्यू बढ़ गई हो या घट गई हो, तो हमने क्या करना है, उसे सही राह पे दिखाना है, सही अमाउंट पे दिखाना है। तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट। हो सकता है कि आपके क्रेडिटर, पहले आपने आपकी बुक्स में शो कर रहा है क्रेडिटर आपके 40,000 है, लेकिन एक्चुअल में आपके क्रेडिटर 60,000 है। ठीक है, तो उधर आपने सही दिखाना है। उसके कारण हम क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या अकाउंट है सर? वो अकाउंट है जिसमें हम एसेट्स और लाइबिलिटीज, ध्यान से सुनना, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस नहीं, कौन से? एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की फिर से वैल्यूएशन करेंगे। ठीक है, अब इसे फिर से वैल्यू करने का क्या फायदा है? देखो, अब जब नया पार्टनर आया मिस्टर डी, उसने क्या बोला? लाइबिलिटीज थी 40,000, उसने पुरानी देखी, अच्छा लाइबिलिटी तो 40,000 है, ठीक है। लेकिन जब उन्होंने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, उन्होंने देखा असली में लाइबिलिटी तो 60,000 की थी, क्रेडिटर तो हमारे 60,000 के थे, तो 20,000 का तो नुकसान हो गया। आपकी 20,000 की लाइबिलिटी ऐसे ही बढ़ गई।
वो तो डी को पता ही नहीं था, तो ये डी थोड़ी नुकसान झेलेगा। आपने उससे छुपाया, आपने उससे फ्रॉड किया 20,000 का, तो ये 20,000 का नुकसान जो पुराने पार्टनर्स है वो झेलेंगे। ठीक है, ताकि डी जो आया है उसे आते ही नुकसान ना हो जाए। अब हो सकता है कि कोई मशीन 1,00,000 की थी, अब वो मशीन 1,25,000 की है। पहले आपकी जो पहली वाली बैलेंस शीट थी वो बताई थी 1,00,000 की, लेकिन जब आपने रीवैल्यू किया तो 1,25,000 दिखा रही है। ठीक है, तो 10 एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, तो अब ये 25,000 का एक तरह का फायदा हो गया ना। एसेट्स क्या होते हैं? आपकी आइटम्स, जो आपके कह सकते हो कि आपके प्रोडक्ट्स, ठीक है, जिसके आप मालिक हो। तो ये 25,000 का फायदा हो गया। अब डी आया, डी को सीधे 25,000 का हम फायदा करा दे, ऐसा नहीं है। तो ये 25,000 का फायदा किसे मिलेगा? ओल्ड पार्टनर्स को। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन बनाने का मेन मकसद ये है, जो नया पार्टनर आया है या आपकी जो रेशो चेंज हो रही है या पार्टनर जा रहा है, उनमें उन्हें ना कोई नुकसान हो ना ही कोई फायदा। ठीक है, जिसको जितने का नुकसान होना है उतने का ही होगा। तो एक बार मैं फिर से समझाता हूं, घबराओ मत, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, लेकिन ध्यान से सुन लो एक बार फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। लिखा गया है, रीवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है? इज ए नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि हम इसमें क्या रिकॉर्ड करते हैं? लॉसेस रिकॉर्ड करते हैं, नुकसान या प्रॉफिट। प्रिपेयर्ड फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रांसफरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अराइजिंग आउट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन द बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द पार्टनरशिप फर्म एट द टाइम ऑफ दीज। जो 3 केसेस हमने पढ़े, तो कह रहा है रीवैल्यूएशन अकाउंट वो अकाउंट है। आपका एक सबसे पहला क्वेश्चन इधर से बनता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है? तो आपने बताना सर वो नॉमिनल अकाउंट है। वो नॉमिनल अकाउंट तो है, लेकिन वो निकालता क्या है? वो निकालता है, उसका रिजल्ट निकलता है प्रॉफिट या लॉस। क्यों? जब आपका एसेट्स या लायबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज हुई हो एट द टाइम ऑफ, जो हमने 3 केसेस ऊपर पढ़े। ठीक है, जब आपकी एसेट्स या लायबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज हुई हो एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ पार्टनर एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। अब आपने इसमें एक और चीज याद रखनी है, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ वही एसेट्स, वही लायबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे जिनकी वैल्यू चेंज हुई है। जिनकी चेंज नहीं हुई उनको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अगर फर्नीचर था एक पहले 1,00,000 का, बाद में भी 1,00,000 का ही आया, तो उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जिनमें चेंजेस आएंगी वो ही लिखेंगे। ठीक है, अब आपका इधर से एक और एमसीक्यू आता है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट इज ऑल्सो नोन एज रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, ये भी आप नोट डाउन कर लो। अब ध्यान से देखना, मैं आपको एक फॉर्मेट कराने वाला हूं रीवैल्यूएशन अकाउंट का, कैसे बनता है रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट। ये आपका फॉर्मेट है। ठीक है, आपका इधर आ गया, अकाउंट बनाया मैंने, कौन सा रीवैल्यूएशन अकाउंट। अकाउंट कैसे बनता है सर? आपने बताया हुआ है लेजर। ठीक है, ये लेजर बन गया, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। डेबिट साइड आपकी कौन सी होती है? नुकसान वाली, लॉस वाली साइड लिख देता हूं मैं इसे। और क्रेडिट साइड कौन सी होती है? प्रॉफिट वाली। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से। ठीक है, इधर हम किस किस को रिकॉर्ड करते हैं? सर एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं एंड लायबिलिटी को। अब बताओ, ध्यान से सुनना, एसेट्स क्या हैं? सर एसेट्स आर दोज आइटम्स विच आर ओन बाय अस, जिसके हम मालिक हैं। ठीक है, तो अगर हम उसके मालिक हैं तो वो हमारी फायदेमंद चीज हुई कि नुकसान वाली? सर वो तो हमारी फायदेमंद वाली चीज हुई। तो जब जब, ठीक है मैं इधर लिख रहा हूं, जब जब एसेट आपका बढ़ेगा, जब जब एसेट आपका बढ़ेगा तो आपको क्या होगा? सर फायदा होगा। तो हम इंक्रीज इन एसेट कहां पे लिखेंगे? क्रेडिट साइड। जब जब आपका एसेट घटेगा तो आपको क्या होगा? सर नुकसान होगा। हमारी पहले हम मालिक थे 2,00,000 के, अब मालिक हो गए 1,50,000 के, एसेट हमारा घट गया, तो वो हमारा कहां पे आएगा? नुकसान वाली साइड। ये नुकसान वाली साइड है। अब दूसरी बात करते हैं हम लायबिलिटी की। लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी का सर आपने एक ही नाम बताया, टेंशन, जिस चीज की हमें टेंशन है। ठीक है, जब जब हमारी टेंशन बढ़ेगी हमें क्या होगा? नुकसान होगा। तो लायबिलिटी इंक्रीज मैंने कहां पे लिखा है? डेबिट साइड। नुकसान हो गया। इंक्रीज इन लायबिलिटीज
डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। लायबिलिटी टेंशन, टेंशन जब जब घटेगी तो हमें क्या होगा, फायदा होगा। सर जब जब फायदा होगा तो हम कहां पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड। ठीक है। अब कभी कभार क्या होता है, हमारे पास कोई अनरिकॉर्डेड एसेट भी आ जाता है। अनरिकॉर्डेड मतलब हम उसको रिकॉर्ड करने ही भूल गए थे, हमें बाद में पता चलता है ये भी हमारे पास पड़ा हुआ है। ठीक है। तो कोई गुमी हुई चीज आपको वापस मिल जाए, आपको आपके 10 रुपए गुम हो गए थे वो वापस मिल गए, अनरिकॉर्डेड थे, तो आपको फायदा हो गया ना। अनरिकॉर्डेड एसेट किस तरफ आएगा, क्रेडिट साइड। आपकी टेंशन थी, घूम फिर के वापस आ गई, बेचारी गुम हो गई थी फिर भी वापस आ गई, तो उससे क्या हो गया, नुकसान हो गया, तो उसे हम कहां लिख देंगे, डेबिट साइड। ठीक है। तो बस ये तीन आइटम्स थी डेबिट और क्रेडिट की, तो ये 3 आइटम्स आपकी आ गई डेबिट साइड की, ये 3 आइटम्स आपकी आ गई क्रेडिट साइड की। ठीक है। अगर तो ये प्रॉफिट वाली साइड बड़ी आती है, लॉस वाली साइड छोटी आती है, तो हम इधर लिख देंगे प्रॉफिट। अगर ये लॉस वाली साइड बड़ी आती है और प्रॉफिट वाली साइड छोटी आती है, तो इधर हम लिख देंगे लॉस। और वो हम किसको देंगे, ध्यान से सुनना, ये आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस किससे दिया जाता है। आपका आंसर होना चाहिए सर ओल्ड पार्टनर्स को इन ओल्ड रेशो, क्योंकि ये पैसा किसका है, पुराने पार्टनर्स का ही है, इसमें नए पार्टनर का कोई हिस्सा नहीं है। ठीक है। और उनको ओल्ड रेशो में ही देंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। ठीक है। तो ये था आपका कुछ रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब अगर आपको इसी की जर्नल एंट्री आ जाए, आपको बोला जाए इसकी जर्नल एंट्री करो। ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको बोला जाए क्या होगी जर्नल एंट्री व्हेन योर फर्नीचर इज इंक्रीज्ड। ठीक है। जब जब आपका फर्नीचर इंक्रीज होगा, जब जब आपका फर्नीचर इंक्रीज होगा तो कहां पे एंट्री आएगी, सर आपने बताया इंक्रीज इन एसेट इस तरफ आता है, तो हम इधर लिखने के बाय फर्नीचर, और जितना ज्यादा इंक्रीज हुआ होगा बस वही अमाउंट लिखनी होती है। ठीक है। तो हमने इधर लिख दिया। अब इसकी हमने करनी है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री कैसे करते हैं आपको मैं बता दूं, इधर क्या लिखा है, बाय। ठीक है। बाय आपको पता है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, ये अकाउंट का नाम लिख देना होता है बस। अगर बाय चांस आपको बोला जाए फर्नीचर डिक्रीजेस, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, फर्नीचर डिक्रीजेस, तो हम इधर लिखेंगे टू फर्नीचर, है ना। तो इधर से आपकी जर्नल एंट्री बनेगी, ये टू वाली साइड है तो टू हमारा क्रेडिट होता है, टू फर्नीचर, और इधर हमारा क्या रहेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इसकी एंट्री क्या रहेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। ठीक है। अगर मैं बोलूं योर क्रेडिटर्स इंक्रीज होंगे, सर आपने बताया क्रेडिटर हमारे इंक्रीज हो गए, हमें नुकसान हो गया, तो हम इधर लिख देंगे टू क्रेडिटर। ठीक है। ये टू वाली साइड आ गई तो इधर लिख देंगे टू क्रेडिटर, और जो दूसरी साइड बच गई उधर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट लिख देंगे। तो ये इसकी जर्नल एंट्री होगी। आपको उधर पूछा जा सकता है कि आप इसकी जर्नल एंट्री करके बताओ इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो इस प्रकार आपने उसकी जर्नल एंट्री करनी है। मैंने इधर आपको जर्नल एंट्रीज करके बता दी है। जब आपकी वैल्यू एसेट इंक्रीज होगा तो उस एसेट को आपने डेबिट कर देना, उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट, इस अकाउंट की मदद से आप कर सकते हो जर्नल एंट्री, सॉरी लेजर अकाउंट। ठीक है। पहले आपने लेजर बनाया, लेजर के बाद आपने इसकी जनरल इसी के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। जैसे बाय वाली साइड होती है ना, बाय का मतलब होता है डेबिट, आपने ये इसको इस चीज को आपने डेबिट में लिखना होता है जर्नल एंट्री में। ये मत सोचो कि क्रेडिट साइड आए तो क्रेडिट में ही आएगा। मैंने आपको जनरल से लेजर बनाना सिखाया था, अब आपने क्या करना है, लेजर से जनरल जाना है। ठीक है। तो ये थी आपकी कुछ जनरल एंट्री, तो ये भी आप जनरल एंट्री देख लेना, जब मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ये सारी की सारी जनरल एंट्री इधर से ही निकाली है। ठीक है। अब आता है व्हाट आर द टू रीजंस फॉर प्रिपेयरिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट। मैं आपको वैसे बता चुका हूं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के दो मेन मकसद क्या हैं। पहला मेन मकसद आता है ताकि हम बता सके एसेट्स और लायबिलिटी को सही अमाउंट पे। दूसरा मकसद आ जाता है
जो भी हमारा प्रॉफिट या लॉस हो रहा है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी में बी डिवाइडेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स, उन्हें हम पुराने पार्टनर्स को पुरानी रेशियो में हमेशा हम देते हैं। ठीक है, तो ये था आपका कुछ रिवैल्यूएशन अकाउंट के रिलेटेड। तो नीचे आपके लिए कुछ क्वेश्चन है जिसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताने हैं। आपने बताना है अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट। देखो इन्वेस्टमेंट इज योर एसेट, तो आपने अब इसकी जनरल एंट्री करके बतानी है। आप ए बी सी या डी इनमें से क्या आंसर आपने कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। फिर अगला आता है प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज बोर्न बाय, मतलब अगर आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट पे प्रॉफिट या लॉस होता है तो वो कौन झेलेगा, न्यू पार्टनर झेलेगा, ओल्ड पार्टनर झेलेगा, कि सभी झेलेंगे कि नन झेलेंगे। तो आपने इसका आंसर भी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। तो गाइस आज के लिए हमारा लेक्चर इतना ही था। तो कल लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रेशो। बच्चे इससे डर रहे थे सर रेशियो मेरे से नहीं निकल रही, मेरे से मैथमेटिकल पोर्शन नहीं निकल रहा, लेकिन घबराओ मत, कल मैं बिल्कुल इजीएस्ट वे में आपको समझाऊंगा रेशियो कैसे निकाली जाती है। ये रेशियो एक्चुअली हमने 6th-7th में ही पढ़ी होती है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, बस आपको थोड़ा सा 6th-7th का रिकॉल कराना है और कुछ नहीं। तो गाइस आज के लिए हम अपना लेक्चर इतने रखते हैं। होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू गाइस, हैव ए गुड डे एंड एंजॉय योर डे गाइस।